नमस्कार साथियों। आज अपन समास नामक संस्कृत का प्रकरण है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। समास समास हिंदी का भी प्रकरण है और संस्कृत का भी है। तो समास आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, पढ़ चुके होंगे, पर संस्कृत में एक बार फिर से देख लीजिए इसको। समास के क्या क्या नियम होते हैं, कैसे इसका विग्रह होता है। तो अपन आगे बढ़ने से पहले इसको देख लें। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। समास के जो टुकड़े किए जाते हैं उसको बढ़ा कर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं अपन समास विग्रह बोलते हैं। और जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो लौकिक समास और दूसरा अलौकिक। अपन जो टुकड़े करते हैं सामान्य से, जैसे राज्य पुरुष, राजपुरुष जो होता है उसका अपन टुकड़े करते हैं राज्ञः पुरुषः। ये तो हो गया लौकिक विग्रह। इसी तरह अलौकिक विग्रह होता है, वो होता है इस प्रकार से नहीं होता, वो होता है राज्ञः हृणश पुरुषः सु। इस प्रकार से लौकिक विग्रह होता है। तो अपन सामान्य जितने भी विग्रह करते हैं, अपन पुस्तकों में देखते हैं तो वो लौकिक विग्रह दे रखे होते हैं इसी प्रकार से। अब आगे बढ़े। विग्रह का तात्पर्य क्या होता है? विग्रह होता क्या है? तो वृत्त्यर्थ को समझाने वाला वाक्य विग्रह कहा जाता है। किसको समझाने वाला? वृत्ति के अर्थ, इसकी जो वृत्ति होती है, टुकड़े किए जाते हैं, उसके अर्थ को समझाने वाला जो वाक्य होता है उसे अपन विग्रह कहते हैं या विग्रह नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास करने के जो सोपान जो होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। समास विग्रह करने के लिए जो सोपान जो होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहला है विग्रह, दूसरा है सूत्र, तीसरा सोपान है विभक्ति लोप, चौथा सोपान है पूर्व प्रयोग, पांचवा सोपान है समासांत प्रत्यय और छठा प्रयोग है लिंग निर्धारण। अब देखिए होता क्या है, नाम से पढ़ तो लिए, पर होता क्या है? विग्रह तो विग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला लौकिक, पहला होता है लौकिक और दूसरा जो है अलौकिक। फिर सूत्र। अब जिस समय अपन समास विग्रह करते हैं उस समय सूत्र के अनुसार उसका विग्रह किया जाता है। किसका समास किसके साथ हुआ है? समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद का समास या सूत्र में तृतीयांत पद के साथ होता है, इस प्रकार से। फिर विभक्ति लोप, उसके बाद होता है विभक्ति लोप। अब समास विग्रह करते समय अपने को विभक्तियों का लोप किया जाता है, तो समास करते ही विग्रह में से विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। जैसे कोई सूत्र लगता है सुपो धातु प्रातिपदिक कदयो, इस प्रकार से। फिर पूर्व प्रयोग, दोनों पदों में से किसका पहले प्रयोग किया जाए इसका निर्धारण किया जाता है। प्राय समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद का पूर्व प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए समासांत प्रत्यय, ये समासांत प्रत्यय, यदि कोई दे रखा हो तो, कोई हो तो उसका समासांत प्रत्यय किया जाता है। फिर लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण भी करना पड़ता है अपने को। लिंग का निर्धारण कैसे करें? जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इसका निर्धारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो समास किए हुए पद का लिंग क्या हो, यहाँ प्रत्येक समास के अनुसार अलग अलग नियमों से निर्धारित होता है। इसके अलग अलग नियम लगते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। समास, इतनी बात तो कर ली, पर अब समास की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो हमको जाननी होगी। परिभाषा शमशनम समास क्या है? संस्कृत समास की जो परिभाषा है वो है संस्कृत में शमशम समास। एग्जाम में आपको अगर परिभाषा पूछे तो यही लिखनी है आपको, या फिर ऑप्शन में राइट करना है शमशनम समासः।
समास जो होते हैं संस्कृत में, जो जितने जो समास है वो उसके कितने प्रकार, अगर प्रकार कभी पूछ लिया जाए तो 5 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हाँ, आपने कहीं 6 पढ़ा होगा, 6 पढ़े हैं, पर अब अपने को 5 पढ़ने हैं। और 5 जो है वो कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहला होता है केवल समास, दूसरा होता है अव्ययभाव, तीसरा है तत्पुरुष, और तत्पुरुष के ही 2 भेद है, पहला कर्मधारय और दूसरा जो है द्विगु। ये पहला तत्पुरुष का पहला और ये तत्पुरुष का दूसरा भेद। फिर है इसका चौथा भाग जो है वो है बहुव्रीहि। कौन सा है? बहुव्रीहि। और इसका 5वां जो भेद है वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले समास के क्रम में अगर पढ़ें तो केवल समास आता है, और केवल समास कुछ ज़्यादा उदाहरण नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर देख लीजिए केवल समास में क्या होता है, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है उसे अपन केवल समास कहते हैं। जिसकी केवल समास की परिभाषा है जिसकी कोई विशेष संज्ञा विमुक्त केवल समास, इतनी ही इसकी परिभाषा है। फिर देखिए अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? पूर्व पद प्रधान, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास है। उत्तर पद जिसका शुबंत होता है वह अव्ययभाव समास है। और पूर्व पद अव्यय और उसका पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है, वह भी अव्ययभाव समास। समास होने पर दोनों पद अव्यय। अब जब अगर पूर्व पद अव्यय है, उसका दूसरा पद या उत्तर पद सुबंत है, दोनों को मिलाने पर जब दोनों को मिला दिया, समासांत कर दिया, तो उसके बाद दोनों पद मिलने से अव्यय हो जाएगा। दूसरा पद और पहला पद दोनों अव्यय ही कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अव्यय भाव की परिभाषा। पूर्व पद प्रधान। अव्यय भाव जो समास है उसका क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब देखिए, अर्थात अव्यय भाव समासे पदद्वयम वयम भवति। अव्यय भाव समास में 2 पद होते हैं। तत्र प्रथम पद अव्यय भवति, और वहाँ पे जो पहला पद है वो अव्यय होता है। उत्तर पदम सुबंतम भवति, और उत्तर द्वितीय पद जो होता है उसका शुबंत होता है। शुबंत का मतलब होता है कोई शब्दों से मिलकर के बना होता है। फिर है समास से जाते, इनसे मिलकर बना हुआ पदद्वयम अपि अव्यय भवति। इससे मिलकर जो पद बनते हैं वो अव्यय कहलाता है। अव्यय भाव समास के कुछ उदाहरण देख लें। चलो देख लेते हैं, पर उससे पहले ये भी देख लीजिए कि ये जो उदाहरण है या इसका जो साक्ष है, पुस्तक है, वो कौन सी है। और आपको अगर इसका ये मैटर पढ़ने से कोई फ़ायदा हो रहा है या कुछ भ्रमित हो रहे हैं तो देख लीजिए। इसका जो आधार है वो ये है, लघु सिद्धांत कौमुदी। आपने नाम सुना ही होगा, देख लीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी दिख रहा है ना। आप कहीं पे भी दावा कर सकते हैं आपके उत्तर गलत होने पर, यही आधार है। इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अपन अव्ययभाव समास के उदाहरण की ओर चलते हैं, ठीक है ना।